नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज में। इस वीडियो में हम समझते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और उनके शक्तियों को। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हमने पॉइंट बना करके इस तरीके से सजाया हुआ है और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम पेज में हम इसको समाप्त करेंगे और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। ये जो आप प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी सवालों के जवाब आप आसानी से दे लेंगे, बस अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले अगर हम राष्ट्रपति के अधिकार को एक चित्र के माध्यम से समझ लेंगे तो हमारे लिए पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्य एक घर के दादाजी की तरह होता है। दादाजी को केवल सम्मान दिया जाता है, उनसे एक बार आज्ञा ले ली जाती है कोई कार्य करने से पहले। और घर की जिम्मेदारियां कौन निभाते हैं? घर के जिम्मेदारी निभाते हैं सबसे बड़ा तो वो पिताजी निभाते हैं। अब पिताजी ठहरे संस्कारी आदमी, पिताजी एक बार दादाजी से जरूर पूछने जाते हैं कि ऐसा काम होने जा रहा है। अब दादाजी भी पिताजी को आज्ञा दे देते हैं कि बेटा कर लो, उसमें क्या है। लेकिन कोई ऐसा कार्य अगर हो कि दादाजी को लग रहा हो कि गलत है, बेटे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक बार पिताजी को बोल देते हैं बेटा इस पर पुनर्विचार कर लो, ये काम गलत लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर पिताजी बोलते हैं कि नहीं सही है, हम ये काम करेंगे, तब दादाजी बोलते हैं कि अच्छा कर लो। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति का अधिकार है हमारे देश में। अगर किसी कार्य को एक बार प्रधानमंत्री जी ले जाते हैं और इनको पसंद नहीं आया तो केवल और केवल एक बार मना कर सकते हैं, एक बार बोल सकते हैं कि बेटा एक बार इस पर पुनर्विचार कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति कितने बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब ये मंत्रीगण और जिम्मेदार पुत्र यहाँ पर क्या कार्य कर रहे हैं? जिस तरीके से किसी परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कुछ जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं, अपने पिताजी को कुछ सलाह देने लगते हैं कि पिताजी अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब पिताजी भी बच्चों की बात मान लेते हैं क्योंकि भाई संस्कारी परिवार है, हमारा देश एक संस्कारी देश है, तो उनकी बात माननी ही पड़ती है। तो मंत्रीगण जो है, मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो जिम्मेदार पुत्र की तरह कार्य करते हैं, अपनी बात को रखते हैं प्रधानमंत्री जी के पास और ये प्रधानमंत्री जी एक बार आज्ञा ले लेते हैं राष्ट्रपति से। तो आप समझ सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास आया? प्रधानमंत्री जी के पास आया। और लेकिन सम्मान किसको दिया गया? सम्मान राष्ट्रपति जी को दिया गया, दादाजी की तरह एक सम्मान दिया गया। सबसे बड़े हैं, घर में सबसे बड़े कौन हो गए? भारत में सबसे बड़े कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए। और कार्य कौन कर रहे हैं? वास्तविक कार्य कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको इस चित्र के माध्यम से राष्ट्रपति के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य और मंत्रियों के कार्य आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक और स्वयं दोनों रूप से करते हैं। इसका क्या अर्थ है? हमने अभी अभी चित्र के माध्यम से देखा कि राष्ट्रपति जी केवल और केवल बात मानकर कार्य कर रहे थे। तो क्या क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या वह स्वयं से भी कोई कार्य कर सकते हैं? हाँ, स्वयं से कार्य कर सकते हैं। इसको भी हम आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या वह स्वयं से कार्य कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल स्वयं से कार्य कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं। इनके अधिकार और शक्तियों को अलग अलग प्रकार से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार है कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका में क्या क्या शक्तियां इनको प्राप्त हैं? सबसे पहला नियुक्ति की शक्ति। किन किन मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सबसे पहली बात, ये सभी नियुक्ति एग्जाम में पूछी जाती है तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ज़्यादातर नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं राष्ट्रपति जी। अब राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, इसमें प्रधानमंत्री की सलाह नहीं ली जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, SC ST OBC आयोग,
इन सभी का नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय। ये जो आप तीनों सेनाएं देख रहे हैं, तीनों सेनाओं का अर्थ ये है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले क्रम में हम पढ़ लेते हैं विधायिका शक्ति। विधायिका शक्ति में सबसे पहला संसद के अंग होते हैं। राष्ट्रपति महोदय संसद के अभिन्न अंग है, ऐसा हमने पढ़ लिया था। संसद के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो ये तो विधायिका शक्ति इनकी पहली हो गई। कोई भी बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाता है। चाहे विधेयक हो, चाहे कोई बिल हो, चाहे कोई बात हो पारित करना हो, तो किसके हस्ताक्षर के बाद पारित माना जाएगा? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाएगा। अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। किस अनुच्छेद के तहत? 123 अनुच्छेद के तहत। 2 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, 123 और 143। 123 किसके लिए है? अध्यादेश के लिए। 143 किसके लिए है? सलाह के लिए। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश का मतलब यह है कि कुछ समय के लिए कानून बनाना, नियम बनाना। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो नियम बनाए जाते हैं वह संसद के द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन अगर संसद की छुट्टी चल रही होती है तब कैसे नियम बन जाए? जब संसद छुट्टी पर रहती है तो उस समय कोई नया कानून बनाना पड़े तो उस समय नया कानून कौन बना सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय। किस अनुच्छेद के तहत? 123 अनुच्छेद के तहत। इसको अध्यादेश बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिवेशन बुला सकते हैं संसद का, और संसद का सत्रावसान कर सकते हैं। तो संसद में अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय। और संसद का सत्रावसान कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। सभी मोस्टली एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, स्किप मत करिए। लोकसभा को भंग करने की शक्ति, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। अगली विशेष शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में इनके क्या अधिकार हैं उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला कि वह वित्त मंत्री से आय व्यय का विवरण मांग सकते हैं। हर वर्ष देश में क्या खर्च हुआ है और क्या मुनाफा हुआ है, उन सभी का विवरण मांग सकते हैं। किससे मांग सकते हैं? वित्त मंत्री से। नेक्स्ट पॉइंट है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाएगा। कोई भी धन विधेयक हो तो उस पर किसके हस्ताक्षर बहुत जरूरी होने चाहिए? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्रम है आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। अगर देश में मान लीजिए कोई अचानक से आपदा आ जाए तो उस पर कोई खर्च करना हो तो उसका जो पैसा होता है उसका नियंत्रण किसके हाथों में होता है? तो राष्ट्रपति के हाथों में होता है। ये आप याद रखेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? आकस्मिक निधि कहते हैं। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति में क्या क्या उनको अधिकार प्राप्त हैं? तो सबसे पहला मृत्यु दंड पर क्षमादान की शक्ति। ये बहुत बड़ा अधिकार है इनका कि वह मृत्यु दंड पर भी क्षमादान दे सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद इसका बहुत बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमादान प्राप्त कर सकते हैं मृत्यु दंड के लिए? तो अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ऐसा हमने बार बार पढ़ लिया है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो 143 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए हमने इसको न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ही रखा हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में इनको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो सबसे पहला तीनों सेनाओं के सेनापति कहलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। तीनों सेनाओं का अर्थ मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सेनापति कहलाते हैं। अब सेना में युद्ध हो या शांति हो, इसकी घोषणा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ये भी बहुत बड़ा अधिकार है राष्ट्रपति जी का। अब हम पढ़ लेते हैं आपात शक्ति। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला
अगर देश में युद्ध प्रारंभ हो जाए या कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, तब आपातकाल घोषित किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 352 अनुच्छेद के तहत। दूसरा कैसा आपातकाल है? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब देश में कोई नियम कानून मानने वाला ना रह जाए, जब संवैधानिक पूरा तरीके से नियम कानून विफल हो जाए, तब कौन सा आपातकाल घोषित होता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित होता है। तीसरा आपातकाल है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट का अर्थ है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ जाए, तब उस समय कौन सा आपातकाल लागू होता है? तो 360 के अंतर्गत आपातकाल लागू होता है। तो हमारे देश में कितने प्रकार के आपातकाल बनाए गए हैं? 3 प्रकार के आपातकाल बनाए गए हैं। अभी तक केवल 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया गया है और ये आपातकाल 3 बार लागू किया गया है। 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है अभी तक? तो 3 बार लागू किया गया है। अगली शक्ति है वीटो पावर। अब वीटो पावर का क्या अर्थ है? वीटो पावर का अर्थ यही है जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, किसी भी बात को कितनी बार मना कर सकते हैं? तो केवल और केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, एक बार उनको मना कर सकते हैं। इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, क्योंकि ये केवल इनका अधिकार है एक बार मना करने का। तो वीटो पावर का वर्णन किस अनुच्छेद में किया हुआ है? तो अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट शक्ति हम पढ़ लेते हैं, स्वविवेक की शक्ति। राष्ट्रपति अपना खुद का विवेक प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति कुछ कार्यों को खुद से कर सकते हैं, इसके लिए उनको किसी के सलाह की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती। वह बाध्य नहीं रहते किन किन बातों में? तो सबसे पहला, लोकसभा के सदस्यों को चुनने में, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में। लोकसभा सदस्य में कितने सदस्यों को चुनते हैं? तो 2 सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा सदस्य में कितने सदस्यों को चुनते हैं? तो 12 सदस्यों को चुनते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सदस्य कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन को 12 सदस्य चुनते हैं राज्यसभा से, और एंग्लो इंडियन को 2 सदस्य चुनते हैं लोकसभा सदस्य में। एंग्लो इंडियन होते क्या हैं? एंग्लो इंडियन वो होते हैं कि जो पहले हमारे देश में अंग्रेज आए थे और देश की महिलाओं से शादी करके बच्चे पैदा करके चले गए थे, तो वो जो बच्चे हैं उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और दूसरा स्वविवेक इनका क्या है राष्ट्रपति का? कि मृत्यु दंड में वह क्षमादान प्राप्त कर सकते हैं। ये उनका खुद का स्वविवेक है, इसके लिए ये किसी के लिए बाध्य नहीं रहते, तो खुद से किसी को मृत्यु दंड में क्षमादान दे सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अब जो भी क्वेश्चन छूट जाते हैं उनको हमने महत्वपूर्ण बिंदु से कवर किया हुआ है। सबसे पहला, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन पर कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उनको कोई दंडित नहीं कर सकता और उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हों। और अगर उन पर दीवानी कार्रवाई भी अगर करना चाहते हैं कोई, तो इसके लिए भी उन्हें 2 माह पहले सूचना देनी पड़ेगी, तब जा कर के उन पर आप दीवानी कार्रवाई कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें थी राष्ट्रपति के अधिकार और उनकी शक्तियों में। अब आइए हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं जल्दी से, और आप इसमें देखिए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? हम आपको बता दें कि जो भी आपातकाल घोषित होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा होता है। तो इसमें से कोई आपातकाल स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा घोषित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा मिल करके, यानी संसद मिल करके भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, वह संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा चुना जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह संसद के सदस्यों से और विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रपति सदस्य है, किसका सदस्य है? ना तो वह लोकसभा का सदस्य है, ना तो वह राज्यसभा का सदस्य है, ना ही किसी विधानसभा का सदस्य है। वह संसद का अंग है, ना कि सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? तो वीवी गिरी ने भी संभाला है, एचएम हिदायतुल्लाह ने संभाला है और बीडी जत्ती ने संभाला है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। हालांकि इन दोनों का आप लिस्ट में नाम नहीं पाएंगे क्योंकि ये कुछ समय के लिए राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ऐसा हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, थल सेना प्रमुख की नियुक्ति की जाती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों के द्वारा की जाती है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को तो नियुक्त करता है, उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है, और किसको करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बहुत सारी अधिकार हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, ज़्यादातर नियुक्ति की शक्ति उनको बहुत ज़्यादा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्यपाल राज्य के प्रति हैं। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होते हैं, ऐसा हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की ही सलाह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? हमने बताया था कोई भी बात हो, चाहे वो विधेयक हो या कोई भी चीज़ पारित करना हो, तो कितनी बार लौटा सकते हैं? एक बार लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो वह निंदा प्रस्ताव से, ना तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से, ये कटौती प्रस्ताव से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था, तो क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। भारत का प्रथम नागरिक यानी सबसे बड़ा पद भारत में राष्ट्रपति का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? तो प्रथम असमी था फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रथम मुस्लिम कौन था, तो प्रथम मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की राय पर यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री की सलाह लिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के राज्यपाल के सभी की नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री का सलाह लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? इसमें ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को वोट डालने में सबसे अधिक योग्यता किसकी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य जरूर होने चाहिए उसमें, चाहे राज्यसभा हो या ना हो, विधानसभा हो या ना हो, लेकिन लोकसभा के सदस्य जरूर होने चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? हमारे भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, ऐसा हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।